आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के मरकजी पैनल के सरबरा गुलाम कादिर वानी ने कहा कि अगर हुकूमत पाबंदी हटाए तो जमात इस्लामी आइंदा असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के बारे में सोच सकती है। वानी ने कहा कि जमहूरी अमल ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। उन्होंने न्यूज 18 JKL से खास बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि वो 1987 से जमहूरी अमल में हिस्सा लेने से क्यों दूर रहे, तो उन्होंने कहा कि बंदूक बरदारों का दबाव था। उन्होंने कहा कि लोगों की अक्सरियत ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब अगर जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाई जाए तो वो आइंदा जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं। इस मौके पर अमीर जमात और मरकजी पैनल के सरबरा गुलाम कादिर वानी के अलावा साबिक अमीर जमात गुलाम मोहम्मद भट्ट और साबिक अमीर जमात मोहम्मद अब्दुल्लाह वानी भी मौजूद थे। कि जिस तरह से जो लेटर आपको मिला है उस बारे में बताइए। हमें नहीं मिला है लेटर, वो इस पर आ गया है, क्या बोलते हैं, फेसबुक पर आ गया है। हमें तो नहीं भेजा गया। वो लेटर में क्या था? उसमें लिखा था कि ये जो अमल ये जो पैनल है, पैनल जो ये अमल करती है, ये जमात का फैसला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे शूरा की सैंक्शन नहीं है। यही कुछ आ गया। हमने देखा है कि पहले जो है 1987 से ही आप जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते थे, क्या वजह थी? हालात खराब थे। यहाँ 1-2 इलेक्शन हो गए इस दौरान में, तो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अब देखिए टर्नआउट क्या रहता था, बहुत कम, 2% भी एक मैंने उसमें देखा है। 20%, ज्यादा से ज्यादा 20%। और दबाव भी था, और बंदूक का ऐलान था। जिनके पास बंदूक थी उन्होंने ऐलान किया था कि कोई वोट न डाले, तो लोग डर के मारे अंदर बैठते थे। अब कौन अपनी जान दे देता। 2019 में जो है जमात इस्लामी को बैन किया गया। क्या आप चाहते हैं कि बैन हटे और आप भी जमहूरी अमल में जो है वो बिल्कुल, इसीलिए हम सब कोशिश करते हैं। तो इस बार जो वोटर टर्नआउट है वो सेकंड है आफ्टर 8, किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा है, तब्दीली की निशानी है। तो क्या आप असेंबली चुनाव जो आगे आने वाले हैं उनमें हिस्सा लेंगे अगर आपके साथ जो है वो गवर्नमेंट के साथ बात बनती तो ऐसा हो सकता है, हम सोचेंगे ना उस पर। के लिए मैसेज जाएगा कि जमहूरी अमल ही बस एक हल है, तमाम मसाइल का जमहूरी अमल ही हल है। अगर करप्शन भी मुल्क में हो तो करप्शन को ख़त्म करने का भी यही एक जरिया है, क्योंकि सारे लोग जब आगे जाएं, ईमानदार लोग जो आगे जाएंगे तो माशरा ठीक होगा। तो पहले माना जाता था जमात इस्लामी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती थी, वोट नहीं डालती थी, क्या वजह थी? कोई वोट नहीं डालता था, सब पीछे रहते थे, डर जाते थे, तो हमारे लोग भी डरते थे। अब अगर बैन हट जाता है जमात इस्लामी में तो क्या आगे जो आने वाले चुनाव उसमें आप हिस्सा लेंगे? सोचेंगे और लेंगे, इरादा यही है, पर वक्त फैसला करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द अज जल्द जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाई जाए। ताहम उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं कि जमात इस्लामी कुछ सियासी जमातों को मदद कर रही है। उतरे मैदान में, हम भी चाहते हैं कि उनके अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे, उनका सिंबल जो है वोट के मशीन पे हो, फिर दूध का दूध पानी का पानी, फिर जो हमें इलेक्शन में कहना होगा वो हम कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी फिर मरकज़ से यही गुजारिश होगी कि फौरी तौर जमाती इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ है उसको उठा दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन जो जुलाई अगस्त में होने हैं उनमें जमाती इस्लामी के तरफ से उनके अपने उम्मीदवार खड़े होंगे। क्योंकि बीच बीच में ये खबरें आई हैं कि जमाती इस्लामी ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के या पार्टियों की मदद की है। बेहतर यही होगा कि बजाय ये कि जमाती इस्लामी दूसरों के लिए काम करें, वो अपने लिए काम करें, उनके उम्मीदवार जो है मैदान में उतरें और फिर देखें, अपनी किस्मत आजमाएं। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से मोतबाना गुजारिश होगी कि फौरी जमाती इस्लामी पे बैन जो है वो उठा दिया जाना चाहिए और जमाती इस्लामी को जुलाई अगस्त के इंतखाबात में पुरजोर से जो है हिस्सा लेना चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो जिहाद का लफ्ज सिर्फ बीजेपी के इस बयान से मुतालिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बीजेपी तरक्की को जिहाद से जोड़ती है। उन्होंने सज्जाद लोन की तनकीद करते हुए कहा कि लोन अब अपनी हार देखकर घबरा गए हैं। उमर ने कहा कि इन्हें डर है कि सज्जाद लोन कहीं चौथे नंबर पर ना आए।
किया है बंदूक में। तो सजाद अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला अब लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ जहाद है तो एनसी को वोट देना। और दूसरा सुनिए ना ये आप कितने दिनों से मेरे जो सुनिए ना एनसी को वोट दिया जाए वो जन्नत में जाएगा। आप ना कितने दिनों से मेरी तकरीरों को फॉलो कर रहे हैं, मेरे कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहाँ पे जिहाद की बात की ना, कहीं पे भी मैंने किसी तकरीर में जिहाद की बात की? मैंने जब बात की तो सिर्फ इस हवाले से की कि बीजेपी जो है वो ये नारा इस्तेमाल कर रहे हैं तरक्की वर्सेस जिहाद। मैंने कहीं पे इस अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया ना। वो कह रहे हैं कि एनसी कह रही है कि छोड़िए ना, सुनिए ना, आप उनसे मेरे तरफ से कहिए कि वो अपने ही वोट को बचाएं, क्योंकि फिलहाल पहले तो वो दूसरे नंबर पे आ रहे थे, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि वो तीसरे और चौथे की लड़ाई में है ना। वो जरा अपने वोट को संभाल के रखें, मेरी बात वो बाद में करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लालपुरा कुंजर्ग में रोड शो में शिरकत की। उन्होंने अमित शाह के दफा 370 के मनसूखी से मुतालिक बयान और वजीर आजम मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर शदीद तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद गरीलोन को तनकीद का निशाना बनाया। उमर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ खास बातचीत की। कैंपेन चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुँचें और अपना पैगाम, अपना अपील जो है उनके सामने करें। और क्या कहना है? अगर हम बात करें, कल अमित शाह ने एक बात कही है कि 90 के बाद जो वोटिंग की शरह फीसद है, परसेंटेज है, वो काफ़ी बढ़ गई है। और जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये हुआ है और उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। नतीजे निकल जाने दीजिए, फिर देखते हैं अगर 370 को हटाने के हक में वोट पड़े या उसके खिलाफ वोट पड़े। अभी तो नतीजे भी नहीं आए ना। तो वो कह रहे हैं ये आर्टिकल 370 के तोड़ने के एक नतीजा ही है कि ये उनका जवाब है जो कह रहे हैं कि इसको हम बहाल करेंगे। ये उनके लिए जवाब है कि इतने वोट पड़े हैं। उनको ये कैसे मालूम है कि ये वोट 370 को हटाने के खिलाफ नहीं पड़े हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीतता है, जिसकी हम अब पूरी उम्मीद कर रहे हैं, श्रीनगर से आगा रूहुल्ला जीतेगा, हमने तो 370 को हटाने के खिलाफ वोट मांगे। अगर वो वोट हमें मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन नहीं है ना। शस्त्र में दूसरी बात करेंगे, वहाँ पे सजाद लोन भी आपको टारगेट का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही यहाँ पे, अगर फारूक साहब ने भी कहा है कि बंदूक सजाद साहब के वालिद ने उठाया है, वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने यहाँ पे ये सारी सिलसिला किया। सजाद लोन साहब पहले अपने आप को इंजीनियर रशीद से बचाए, फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। अभी तो सजाद लोन साहब को इंजीनियर रशीद साहब का खतरा है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तरद करके जम्मू कश्मीर ने मोदी के हिंदुस्तान से नहीं बल्कि गांधी के हिंदुस्तान से इल्हाक किया था। उन्होंने कहा कि पीडीपी वालों के अलायंस में नीयत सही नहीं थी और वो खुश हैं कि वो चले गए। उन्होंने कहा कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस गन कल्चर की पैदावार है और बंदूक लाने में इस जमात का हाथ है। फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज़ 18 जेकेएलएच नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि अब मोदी दौर खत्म होने के करीब है और इंडिया अलायंस मुल्क में हुकूमत बनाएगा। शेर कश्मीर ने गांधी का हिंदुस्तान पसंद किया, मोदी का हिंदुस्तान नहीं पसंद किया, बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं, उसका हाथ छोड़ा। ये जो शोर कर रहे हैं, शोर किस लिए है? ये हमारी जमीन से प्यार करते हैं, ये हमारे लोगों से प्यार नहीं करते हैं, ये मुसलमानों के हामी नहीं है। इन्हें वो साबित कर दिया। अब देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है। उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके मदरसे जहां उनके गरीब बच्चे तालीम पाते हैं उनको गिराया जा रहा है। अगर मुसलमान चल रहा है उसको पकड़ के उसकी दाढ़ी काट देते हैं। अगर वो खाना खा रहा है तो कहते हैं ये गाय का गोश्त खा रहा है और उसको उसी वक्त मार डालते हैं। इनका मकसद है कि वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम को जिंदा रखना चाहते हैं, बाकी सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप रोज देखिए वजीर आजम का बयान मुसलमानों के खिलाफ है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है इंडिया अलायंस इस बार मोदी को रोक सकता है जो कह रहे हैं 370 पार? हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारी कोशिश है। हम लोगों को सही रास्ता बताना चाहते हैं कि अगर हमने बचना है इस हिंदुस्तान में तो सबने बचना है। सबको इज्जत चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी हिंदुस्तानी है वो इज्जत का भूखा है।
वो देखना चाहता है हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारी जो बेकारी है वो आसमान को छू रही है, उससे नजात मिले। हमारी महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, कि उससे में नजात मिले। क्या मोदी साहब उसके बारे में कुछ बात करते हैं? क्या कभी कहा उसने? सिर्फ ना। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि लोगों में दफा 370 हटाए जाने को लेकर काफी गम गुस्सा है और इस गुस्से को लोग वोट के जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जनूबी कश्मीर में सियासी पार्टियां बाहर से उम्मीदवारों को खड़ा कर रही हैं। पीडीपी की तरफ से हल्का इंतखाब डीएचपुरा कुलगाम के कई इलाकों में रोड शोज मुनक्किद किए गए। पार्टी सदर ने वर्करों से खिताब किया। गुलजार अहमद डार, गुलाम मोहिउद्दीन शेख, अरशद बाबा और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कारण ये है कि जो 370 ने 2019 में हटाया, उससे लोगों को लगता है हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई और उस गुस्से को एहतजाज के तौर पे वोट लोग डाल रहे हैं और दिल्ली को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो आपने 2019 में किया वो नाजायज था, आईन के खिलाफ था, गैर कानूनी था और इसको आज कल परसों आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। मैसेज यही है कि वोट डालना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो इसको मुसीबत है, जो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हमारे नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है, उनकी कोई बात नहीं करता है, हमारी बिजली पूरी मुल्क को फ्री दी जाती है, बहुत से इलाकों में हमें बिजली फीस 100 गुना, कहीं बिजली नहीं है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, मुश्किलात है, बात नहीं कर सकता। तो इसके खिलाफ जो बात करेगा, जो आवाज उठाएगा, उसको वोट डाल के पार्लियामेंट में भेजना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो साउथ कश्मीर है, साउथ कश्मीर को मुफ्ती साहब ने जम्मू कश्मीर का ताज बनाया है। साउथ कश्मीर में मुफ्ती साहब ने यूनिवर्सिटी क्या, मेडिकल कॉलेज क्या, किसी चीज की कमी नहीं रखी। आज साउथ कश्मीर से इनका मेंबर पार्लियामेंट भी छीना जा रहा है। आज मैं पार्लियामेंट के लिए बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ कैंडिडेट लाए, जैसे साउथ कश्मीर में कहीं कैंडिडेट ही नहीं था। तो ये तो साउथ कश्मीर से सब कुछ छीनने की कोशिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए आवाम को फ़िरका वाराना खतूत पर तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, राम पूरी दुनिया के लिए है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनंतनाग ईस्ट के शांगस इलाके में एक जलसे आम से खिताब किया। फारूक ने कहा कि उन्होंने कभी मजहब को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि वज़ीर आज़म कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वही इक़्तिदार की भूखी हैं, वरना उन्होंने मुंबई और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बात करने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने वहां इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। फारूक अब्दुल्ला के साथ हसनैन मसूदी, एडवोकेट रियाज खान और मियां अल्ताफ भी मौजूद थे।
चलाएं, आपने देखा नहीं वो? आपको देखना चाहिए। उसका वायरल हो गया है, उसमें सारे और खासकर उस जगह पे सारी फाइलें रखी गई थी जिन पे इनके रेड हुए थे, उनके कंप्यूटर वहां थे। क्यों जलाए गए? क्योंकि इनको पता है कि हार रहे हैं और कल यही चीजें जो हैं इसका इस्तेमाल होगा। बीजेपी चोरियां छुपाने के लिए उसको जलाया गया। बिल्कुल छुपाया गया है जी। आपके होम मिनिस्ट्री के दफ्तर में, जिस दफ्तर में सबसे बड़ी फाइलें रखी जाती है, उसमें आग लगाई गई। क्यों? क्या फारूक अब्दुल्ला के पास इतनी ताकत है कि मैं उसको प्रवोक करूं? बल्कि मैंने तो खुद कोशिश की। वो जब बम्बई में स्टेज पे थी, मैंने उनसे कहा जब ये खत्म हो जाएगा हम बात करेंगे। कहा नहीं, हम कश्मीर में बात करेंगे। आज तक बात नहीं की। फिर दिल्ली में मैंने कहा, दिल्ली में भी उन्होंने यही किया, कश्मीर में बात करेंगे। उनको गरज था कि वो उठना चाहते थे, मगर वो अपना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के मुसलमानों के ज्यादा बच्चों से मुतालिक बयान पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की मोहब्बत आप क्या जाने, जिनके औलाद है उनसे बच्चों की मोहब्बत के बारे में पूछिए। निशाना बना के कहते हैं ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोदी साहब, आप अपनी बीवी को संभाल नहीं सके तो आपके बच्चे कहां से आते? कहां से आते? आप क्या जानते हैं बच्चों की मोहब्बत? आप क्या जानते हैं उनका लगाव? किस तरह वो माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं? आप क्या जानते हैं? आपको तो कोई है ही नहीं। अकेले हो, अकेले ही जाओगे। उनसे पूछो जिनकी औलाद है। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी औलाद अल्लाह ने दी है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोड ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला वो पहले कश्मीरी लीडर हैं जिन्होंने अपने बेटे को मरकज में वजीर बनाकर बीजेपी का हाथ थामा था। सज्जाद लोड ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है और दहाइयों से जारी खून खराबा 1987 में इलेक्शन में हुई धांधली से हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस मुलविस है। और दुआ करो आज आ जाए, अल्लाह गवाह, मेरा वादा है। भूख है, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पहला हिंदुस्तान में जो पहला मुसलमान लीडर बीजेपी की गोद में जाकर बैठा वो फारूक साहब है। वो कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि इनको सीटों की कमी यहां थी। बीजेपी के पास कोई सीट थी नहीं असेंबली में, इनके पास 60 थी, क्योंकि 96 का इलेक्शन तो वो तो ज्यादा सिलेक्शन था, मतलब यहां में भी वोट पड़े हो, बाकी जगहों में तो वोट पड़े नहीं, वोट तो खुद डाले थे। 60 सीटें दे दी थी इनको जरूरत नहीं थी उनकी। ये खुद यहां से जाकर बैठे कि मेरा बेटा है, इसको जरा रख ले। उन्होंने उसको कॉमर्स मिनिस्टर बना दिया, फिर फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। वो सब ठीक था। फिर जैसे वो सैफुद्दीन सोज साहब ने खिलाफ वोट डाला, उसको निकाल दिया। आज हर एक पर वो भी बीजेपी, ये भी बीजेपी। जो इनके एमएलए हैं अभी जो थे पहले, वो तो बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। मैं वो सुख से कहता हूं, वो बाद में लिया नहीं शायद, उन्हें बुरा लोग काम है। और बीजेपी वाले भी चालाक हैं। जो लोग कल यहां कम थे तो लग रहा उन्हें डिसीजन अच्छा लिया, तो वो भी सुना बोल रहे थे आरएसएस। अरे क्या हो गया आप लोगों को? आप 40 साल हिसाब दो सजाद लोन के अच्छा या खराब होने से आप अच्छे नहीं बनते हो। आप अपनी बात करो, 2.5 साल में हमने क्या इतनी खराबी कर दी? टनमर्ग, कुंसर्ग, पलहलन और पट्टन के मुख्तलिफ इलाकों में उमर अब्दुल्ला के रोड शो मुनक्किद हुए। ये रोड शो चिचीलूरा से शुरू हुआ। इसमें गुलमर्ग हल्के के पार्टी इंचार्ज फारूक अहमद शाह और दीगर मौजूद थे। लालपुरा में बड़े अवामी जलसे से उमर ने खिताब किया। उन्होंने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दफा 370 और 35A की मनसूखी से यहाँ की ज़मीनों के हुकूक को खतरा लाहक हो गया। लोगों को ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। उमर ने कहा कि मरकज़ी सरकार रोजगार देने में नाकाम हुई है। मैं करूंगा लास्ट कल एक मोदी ने इंटरव्यू दिया है, पीएम ने, उन्होंने कहा मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे हमसाया मुसलमान रह रहे हैं, मैं उनके ईद पे जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने कभी मुसलमानों के खिलाफ बयानात नहीं दिया, जबकि इल्ज़ामात बहुत सारे होते हैं। तो फिर हमने ही गलत सुना होगा, क्योंकि वो तकरीर मैंने भी सुनी, वो तकरीर आपने भी सुनी। बहुत से बच्चे घुसपैठी अगर ये मतलब किसी और मज़हब के लिए इस्तेमाल किए गए हों तो चलिए मैं मानता हूँ, अगर सरदार घुसपैठी है, अगर सरदार के ज़्यादा बच्चे हैं तो ठीक है,
अगर मोदी जी कहते हैं कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो फिर हिंदुओं को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है, तो फिर बीजेपी वाले आखिर से मुसलमानों के खिलाफ क्यों है इतना? उन्होंने एक भी मुसलमान कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नहीं उतारा है। तो कहीं ना कहीं वजीर आज़म जो कहते हैं और बीजेपी जो करता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क तो है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सबका अपना। नामांकन के दौरान पीएम मोदी ने पढ़ी शपथ, तीसरी बार काशी से भरा नामांकन। पीएम मोदी के नामांकन में देश भर के दिग्गज नेता हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और सीएम योगी रहे मौजूद। एनडीए के नेताओं ने भी वाराणसी पहुंचकर दिखाया समर्थन। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर किया वीडियो साझा। रोड शो से जुड़े वीडियो को किया शेयर, लिखा रोड शो में स्नेह और आशीर्वाद मिला। अमेठी में सीएम योगी ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के लिए मांगे वोट। केशव मौर्य का अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला, बोले चुनाव के बाद दोनों इटली और लंदन चले जाएंगे। महोबा पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। बीजेपी उम्मीदवार पुष्पेंद्र चंदेल के लिए जनता से की वोट की अपील। बारामूला से उम्मीदवार इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने अपने वालिद के कागजात नामजदगी कबूल करने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एनआईए अदालत का भी शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह की बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने वाले इंजीनियर रशीद टेरर फंडिंग से जुड़े केस में बंद हैं। अबरार रशीद ने कहा कि यह हिंदुस्तानी जमहूरियत का हुस्न है कि उनके वालिद को जेल में होने के बावजूद इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। अबरार रशीद जो है वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। पहले सपोर्ट देखिए कि नौजवानों का सपोर्ट यहाँ पे खूब दिख रहा है, और आगे भी दिखा सकता हूं मैं कि एक रैली है, तो ऐसे में मुकाबला बहुत सख्त हो गया है। मेरे साथ हैं इस वक्त अबरार रशीद। अबरार, कैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं और ऐसा लगता है कि लोग अब आपके साथ जुड़ रहे हैं? अचानक से ऐसा लगता है कि लोगों ने ज्यादा सपोर्ट देना शुरू किया, तो क्या है आपकी स्ट्रेटजी, कैसे आप दिन की शुरुआत करते हैं? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। आज लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिन ब दिन लोगों का जो कारवान है वो बढ़ता जा रहा है। और रही बात हमारा दिन शुरू होने की, हम फेसबुक के थ्रू जो है हमारे आने वाले दिन का जो है शेड्यूल डालते हैं और लोगों को उसी के थ्रू सब कुछ पता चल जाता है। और फिर हम सुबह कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं जहाँ से हम अपनी एक गाड़ी लेके आते हैं घर से, सिर्फ उसमें अपना 2000 रुपए का जो तेल डालते हैं वो हमारा खर्चा है। बाकी आप यहाँ किसी से भी पूछ ले। हमने मुकाबले में सजाद गनी लोन है और खासतौर से उमर अब्दुल्ला हैं, हालांकि पीडीपी के कैंडिडेट भी मुकाबले में हैं, लेकिन आप इस मुकाबले को किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरी ज़ाती लड़ाई किसी के साथ नहीं है, ना ही उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, ना ही सजाद साहब के साथ, ना ही किसी और जमात के साथ। मैं आज बहसीत एक फर्जंद निकला हूँ अपने वालिद साहब के लिए, जो पिछले 5 साल से लोग जगह जगह पे इनके इंतजार में हैं और जहाँ पे रुकते हैं लोगों से खिताब करते हैं और निकल जाते हैं। जी, पिछले 5 साल से जेल में, बस मैं आज उनके लिए निकला हूँ, उनकी रहाई के लिए निकला हूँ, क्योंकि जब वो कल को निकलेंगे तो हमारे जो बाकी बेगुनाह भाई नौजवान जेलों में बंद है, वो कल को उनकी रहबरी और रहनुमाई कर सकते हैं। और उनका जो है केस, उम्मीद थी कि आपके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वालिद साहब के, वो एक्सेप्ट किए जाएंगे? नहीं, पहले तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसका भी मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनआईए कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें एनओसी दी। उन्होंने कहा कि आप अभी अंडर ट्रायल हो, कन्विक्टेड नहीं हो, आप इलेक्शन लड़ सकते हो। इसलिए जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसलिए वो मुल्जिम है, अभी भी मुजरिम नहीं है, बिल्कुल। और जमहूरियत की सबसे बड़ी खासियत ये है, और इसलिए शायद हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। आप पड़ोस में देख लिए, वहाँ किसी को शायद इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, फिर आप हिंदुस्तान में देख लीजिए, यहाँ हमें इलेक्शन लड़ने दिया गया। इसलिए हमें जमहूरियत पे भरोसा है और जुडिशरी पे भरोसा है, और इंशाल्लाह हमें पूरा भरोसा है कि आज लोगों ने ये फैसला किया। आप हमें बताइए, आज आप इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि आपका शायद ताल्लुक अभी आजाद साहब के साथ ही है। बिल्कुल। देखिए, मैंने अपने दिल की और ज़मीन की आवाज़ सुनी और मैं इस अपने छोटे अजीज बेटे के साथ निकला। और हम जब निकले थे तो बिल्कुल कुछ लोग थे, मगर अल्लाह ताला की कुदरत, ये एक सैलाब बन गया और इस सुनामी को अब कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप भी दावा कर रहे हैं जीत का? अगर वोटों से जीते तो हम जीते हैं, अगर और कुछ है वो अल्लाह बेहतर।
आगे बढ़ेंगे। पुंछ जिले में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 3 रोजा दौरे के पहले दिन महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने मंडी तहसील में अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के से पीडीपी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती के लिए वोट मांगे। इल्तिजा ने मुख्तलिफ इलाकों में रोड शोज किए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो महबूबा मुफ्ती को वोट दें और उन्हें लोकसभा में भेजें ताकि वो लोकसभा में खुलकर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वो यहाँ नफरत नहीं बल्कि अमन, भाईचारे, इत्तेहाद का पैगाम लेकर आई हैं। मैं जानती हूँ यकीन से महबूबा जी की इज्जत आपकी इज्जत है, महबूबा जी की इज्जत जम्मू कश्मीर की इज्जत है। आज उनको आपकी साथ की जरूरत है क्योंकि महबूबा जी ही पार्लियामेंट में बेबाकी से, बेखौफी से आपकी बात करेंगी, क्योंकि ना वो डरने वाली है, ना बिकने वाली है और ना झुकने वाली है। और यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आ रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। हमें जहर नहीं फैलाना है। हम यहाँ प्यार का पैगाम लाए हैं, अमन का पैगाम लाए हैं, शांति। अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने कहा कि उनका और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का कार्ड पर मबनी इत्तेहाद है और उन्हें इंजीनियर रशीद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह खुशाइंद बात है कि श्रीनगर नशिस्त पर पोलिंग की शरह बेहतर देखने को मिली। बात है, लेकिन डेमोक्रेसी पे लोग भरोसा कर रहे हैं और जिस तरीके से वातावरण बना हुआ है इसमें लोगों को कॉन्फिडेंस मिली है कि हम वोट डालेंगे। आज किसी ने बाइकाट की कॉल नहीं दी, आप किसी वोटर को किसी ने रोका नहीं। अब लेडीज सामने आए, जेंट्स सामने आए, बुजुर्गों ने वोट डाले। ये मैं समझता हूँ खुशाइंद बात है, क्योंकि जो हमारी परेशानियाँ, जो मसला मसाइल है वो तो बैलेट के जरिए हल होंगे, वो ब्लड वगैरह से हल नहीं हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है लोगों ने इसको मन से निकाला है। जो यहाँ बदअमनी थी, अब लोग हर कोई कोशिश कर रहा है कि यहाँ अमन हो, यहाँ तरक्की हो, यहाँ लोगों की सुनवाई हो, यहाँ लोगों की दिक्कतें परेशानियां दूर हो और मेंबर हमें वो बने जो हमारी तर्जुमानी करे। तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बारामूला में भी इस तरह से। देखिए, बारामूला में हमेशा लोगों ने वोट डाले हैं, डेमोक्रेसी पे हमेशा भरोसा रखे। अगर आप सबका जितने भी पुराने इलेक्शन हुए तो उनमें आप देख लीजिए कि टर्नआउट हमेशा बारामूला में अच्छा रहा है कंपेयर टू नॉर्थ एंड कंपेयर टू साउथ। और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा खासा टर्नआउट होगा, लोगों में काफी जोश और जज्बा होगा और लोग वोट धड़ाधड़ वोट डालने निकल जाएंगे। दराज सब डिवीजन में लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस की आज़ाद उम्मीदवार हाजी हनीफा जान ने इंतखाबी जलसा मुनक्किद किया। करगिल इत्तेहाद के उम्मीदवार हाजी हनीफा जान लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। वो दराज में हैं। उनके हमरा करगिल इत्तेहाद के तमाम मेंबरान मौजूद थे। सैकड़ों लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मुकर्रिर ने लोगों से अपील की कि वो हनीफा जान को वोट दें। के साबिका जो हमारा नुमाइंदा था, यहाँ तक उसकी बात है, उसकी पार्टी की बात है, वो जुमला पार्टी है। हर जगह उन्होंने झूठ बोला है और आज इलेक्शन के दिनों में ये तो हर जगह पता चलता है कितना वहाँ पे लोग विरोध करता है। जहाँ तक मेरा जो है, मैंने हर इलाके में ये वादा किया था, क्या करते आ रहा हूँ। मुझे पता है कि हर इलाके का अपने अपने मसाइल हैं और उनसे मैंने ये वादा किया है कि अगर अल्लाह के करम से अगर मैं कामयाब होता हूँ तो वो लोग के पहली फुर्सत में हमारे करगिल के लेके हर इलाकों में मैं जाऊँगा और लोगों से मिलकर, वहाँ के बुजुर्गों के लीडरान से मिलकर जो भी उनके मसाइल हैं उनको सुनूंगा, देखूंगा और प्रायोरिटी वाइज उनके जो मसाइल हैं उनको पूरा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल, छोटे से ब्रेक।
बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा हमले को एक बार फिर अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने घर में घुसकर मारा है। बीजेपी हुकूमत ने दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर के हालात को बदल दिया है। शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के आईन पर अमल न करने वालों ने अब 2 दिन पहले होने वाले इंतखाबात में वोट डाले हैं। फारूक अब्दुल्ला के दौर में 7 से 10% पोलिंग होती थी, मगर अब 36% वोटिंग हुई है। वाज़ेह है कि वज़ीर दाखिला कल कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। सिक्योरिटी के बारे में ही पूछूंगी क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। बालाकोट स्ट्राइक और पुलवामा के ऊपर भी फिर से चर्चा शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलवामा में, जैसे रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये आईबी और रॉ का फेलियर था, संजय राउत वगैरह कहते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक में कौए मरे थे। ये सब उठा रहे हैं, ऑपोजिशन है पूरा उठा रहे हैं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन अगर वो देखते तो ये न बोलते। ये लोग इतने छोटे मन के हो गए हैं कि मोदी जी को इसका यश न मिले, इसलिए ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बताइए स्मिता जी, इतने बम धमाके 10 साल में हुए सोनिया मनमोहन सरकार में, एक का भी कॉन्क्रीट जवाब दिया गया है क्या? 26/11 सिर्फ 26/11 नहीं, ब्लास्ट के सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए। जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, मालेगांव। क्या किया आपने? विरोध भी नहीं किया, माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से। नरेंद्र मोदी जी ने घर में घुस कर मारा है। और वो छोड़ दीजिए, धारा 370 जाने के बाद कश्मीर की स्थिति को पूरा परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आपको बताता हूं, 33 साल के बाद वहां थिएटर शुरू हुए। 33 साल के बाद वहां पर ताजिया का जुलूस निकला है। 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए। पत्थरबाजी की एक भी घटना 23-24 पूरे साल में नहीं हुई। पूरे जम्मू कश्मीर में 2 दरबार की सिस्टम बनाए रखी थी, हमने समाप्त कर दी है। लगभग हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज कश्मीर में जा रहा है। 33,000 जनप्रतिनिधि पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुन कर आए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि 58,000 करोड़ की 22 परियोजनाओं को हमने डेवलपमेंट के काम में पूरा कर दिया। कश्मीर के हर घर में गैस पहुंचाया है, नल से जल पहुंचाया है। हर कश्मीरी को, देश में भी तो गरीब को मिलता है, यहाँ हर कश्मीरी को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं कश्मीर प्रशासन और नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने कठोर कदम उठाए। जिस घर से पथराव की घटना की एफआईआर होती है, उनको सरकारी नौकरी अब नहीं मिलती है। जो टेररिस्टों से रिश्ते रखे हैं, उनको सरकारी नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। कठोर कदम हमने उठाए और इसका आज नतीजा है कि जो लोग भारत के संविधान को मानते नहीं थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे हुर्रियत हो, 2 दिन पहले चुनाव में सबने वोट किया है। और फारूक अब्दुल्ला साहब को संज्ञान होना चाहिए कि आपके शासन में वहां 8%, 10%, 13% वोटिंग होती थी, कल 40% तक, 36% तक वोटिंग हुई। पहली बार कश्मीरी पंडित 35% से ज्यादा वोट डाले हैं। जो विस्थापित है उनको भी अपना अधिकार वापिस मिला है। और मैं तो जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहता हूं, जिसको भी चुनना है उसको चुनिए, परंतु खुलकर मतदान करिए। यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है जो भारत के संविधान ने आपको दिया है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बयान दिया है। जयशंकर ने कहा कि पीओके की सूरत हाल का तज्जिया करना एक पेचीदा अमल है। उन्होंने कहा कि पीओके में रहने वाला हर फर्द अपने हालात का जम्मू कश्मीर में रहने वाले से मुआजना कर रहा है। वो देख रहा है कि जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही, जबकि पीओके में लोगों से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पीओके हमेशा भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। For today, yes, things are, there is a certain ferment happening in POK. I think you can see it in social media, you can see it on television. The analysis of it is very complex, but definitely I have no doubt in my own mind
that someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir and saying that, how is it that people today are actually progressing there? And they know that sense of being under occupation, of being discriminated, of being treated badly. I think clearly that any such comparison would be preying on their minds. And the gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India. उधर पीओके में जारी बदअमनी पर वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि वजीर खारजा को जम्मू कश्मीर में रहने वाले अपने ही लोगों के मसाइल पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यहां के लोगों को मुकम्मल तौर पर दबाया जा रहा है। पीओके लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही फॉरेन मिनिस्टर को इस पर वक़्त ज़ाया करना चाहिए। वो देखे कि इंडिया के अंदर जो लोग रहे हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनकी फिक्र करे, उनके ऊपर कोई वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि 370 को हमने एब्रोगेट करके जो टेम्पररी प्रोविजंस थे उसको जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया, जिसके बाद यहाँ विकास हुआ है और वो एक मिसाल बन चुका है सबके। 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी गई है। ये हिस्ट्री लिखेगी कि एक अच्छी रियासत को तोड़ के यूनियन टेरिटरी और अफसरों के सहारे छोड़ दिया गया है। कोई सुनता किसी की नहीं है। अब चूंकि चुनाव हो रहे हैं तो लोग इसका फैसला करेंगे। आने वाले वक्त में उनको बता देंगे कि लोगों की सोच क्या है। लोग खुश नहीं हैं और हमको उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। अपने जो लोग हैं उनके साथ वो खुश रहें तो ज्यादा अच्छा है। आपने कहा उनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके अभिन्न अंग है हिंदुस्तान का। वहां के लोग जो हैं वो हमेशा वक्तन मदद मांगते हैं हिंदुस्तान से, तो ऐसे में हिंदुस्तान को किस हद तक उनकी मदद करनी चाहिए? पहली बात यह है कि वो क्या करना चाहिए वो तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया है, वो रेजोल्यूशन जब पास हुआ तब से भी बहुत पानी जहलम में बह गया। उधर पीडीपी के सीनियर लीडर सोहित शर्मा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी पीओके मसले को सिर्फ अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की तरह ही बीजेपी इस मसले को भी सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पीओके में जो हालात खराब हैं वो तो हम काफी देर से देखते आ रहे हैं, तो अगर इस पे कोई एक्शन होता तो अच्छी बात है। पार्टी साथ में है, पीओके के लोग अगर वापिस आते तो हम उनका वेलकम करते हैं इस मसले में। तो जो हालात इस समय, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा रहा है पीओके पे, कि वो हमेशा पीओके के नाम पर वोट मांगती रही है, लेकिन 10 साल से उन्होंने पीओके पे कुछ भी नहीं किया है। और जो हालात इस समय पीओके में है, तो मुझे लगता है कि अगर इस पे कोई एक्शन हो जाए, वो पीओके लोग आ जाए तो अच्छी बात है। ये तो हमारे घर के लोग, इनका हम वेलकम करते हैं। आपको लगता है कि जो कथनी है उसको करनी में तब्दील करना चाहिए? देखो बात ऐसी है, यही तो बात हम कहना चाहते हैं। हम तो यही बात बार बार कहते हैं। क्यों हम मुजफ्फराबाद का रोड खोलने के लिए कहते थे, क्यों हम इसी की आपस में भाईचारा बने रहे, सब कुछ बना रहे। यही एक इनकी भारतीय जनता पार्टी की यही एक इनका कंसेप्ट रहा है कि धारा 370 हो या जम्मू कश्मीर हो, इन्होंने पूरे भारत में इसको बेचा। अब उसी तरह से पीओके को ये बेच रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ समझती है, कुछ उसके दिल में एहसास है कि अगर वो इस समय दुखी हैं, तो उनको चाहिए कि को वापस लाना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर और रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की अपील की है ताकि पीओके में मौजूदा पुरतशद्दुद सूरत हाल मामूल पर आ जाए। रमन भल्ला ने कहा कि पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है और वहां के लोगों को पाक अफवाज के जुल्म से बचाने की जरूरत है। जो वहाँ के लोग हैं वो अपने ही लोग हैं और हमारा अपना ही इलाका है। आज नहीं तो कल वो हम में शामिल यहाँ पे होगा। सरकार को चाहिए कि जो आज की मौजूदा सरकार है, दबाव तो अभी तक तो वो बना नहीं पाई, लेकिन उसको हर जगह पे नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, दबाव ज़रूर बनाना चाहिए ताकि उनको राहत मिले। जो लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, हमारी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, हम उनके साथ खड़े हैं। अपने ही लोग हैं, अपने इलाके के लोग हैं, हमारा इलाका था और आज नहीं तो कल
हम में शामिल यहाँ पे होगा और जम्मू कश्मीर का अटूट अंग वो है, इसलिए हम लोगों की हमदर्दी तो उनके साथ है और होनी भी चाहिए। हमें पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। आज की जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कोई ना कोई मैंडेट उसके पास है, वो क्या करते हैं उसको देखना चाहिए, उसको संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो उनको जिस परेशानी से वो गुजर रहे हैं, उनको राहत यहाँ पे मिले। हर फोरम पे, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, कहीं पे भी राजनीति कोई अपनानी पड़े उनको जरूर अपनानी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल। कांग्रेस से जनरल सेक्रेटरी इरफान नक्शबंदी ने फारूक अब्दुल्ला के पीएम मोदी से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अवाम से जो भी वादे किए थे वो झूठे निकले हैं। जबकि उनको अभी पता चला है कि हिंदू और मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा, कोई बट नहीं सकता है, यहाँ पर पोलराइजेशन हो ही नहीं सकती है। इन्होंने देखा कि अभी तक जितने भी इलेक्शन के फेजेस हुए हैं वो हार चुके हैं और इस वक्त उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। आपने देखा होगा कि ग्राउंड पर बेरोजगारी किस हद तक अरूज पर है, नौजवान कैसे भटक रहे हैं, अब ड्रग्स का सहारा लेके अब हमारे जवान, पढ़े लिखे नौजवान कैसे नालियों में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं। अब जो काम ये बोलते हैं कि हमारे पास स्कीम्स हैं, पैसे हैं, हम चाय की दुकान डालने के लिए हम लाखों का पैसा देंगे, आपको टायर की दुकान के लिए एमएससी जिसने किया हुआ है, पीएचडी किया है, उसको टायर की दुकान डालने की सजेशन दी जाती है, और वो टायर की दुकान की जो सब्सिडी भी आती है वो भी इनके पास पैसा है नहीं। जो इन्होंने आज तक स्कीमें खोली हैं यहाँ पर, आप बिल्कुल ही हैरान होंगे कि जो भी स्कीमें आज तक खुली हैं, जब वो जवान नौजवान लोगों के पास जाते हैं, ये सरकार के पास जाते हैं पैसा लाने के लिए, जब पैसा बिल प्रोसेस होती है तो फिर उसके बाद ट्रेजरीज में पैसा नहीं है। पहली बार आज हुआ है कि इन्होंने बोला कि 5,000 करोड़ रुपया हमने HADP के नाम पर एक स्कीम यहाँ पर, परसों नरेंद्र मोदी जी ने कुछ महीने पहले जब श्रीनगर आए थे, आपको ज़्यादा पता है, उन्होंने बोला था कि 5,000 करोड़ रुपया हमने जम्मू कश्मीर के आवाम को दी है फार्मर्स के नाम पर। और जब वो स्कीम ग्राउंड पर आई, जब फार्मर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, बैंक डिपार्टमेंट के पास बिलें पहुंची, वो पैसा अभी तक नहीं आया। बिल्स को वापस लिया गया मार्च के महीने में और उसके बाद दोबारा से सबमिट किया गया, यानी इनके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, खजाना खाली है। हिंदुस्तान जो है अभी तक अपने बलबूते पर चलता आया है, ये बिल्कुल ही उसको गिराने की जो है कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता चला है कि अभी डेवलपमेंट के नाम पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए लोगों को बांटने से ही गांदरबल पुलिस ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को खबरदार किया कि वो यासीन मलिक की क़यादत में JKLF के धड़े से दूर रहें। इसको मरकज़ी हुकूमत ने गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। अगर किसी भी शख्स का कलअदम तंजीम से ताल्लुक पाया गया तो पुलिस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
जंगलपुरा कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले मुनीब अमीन भट्ट ने नासा की वेबसाइट पर कई खामियों को दुरुस्त करने की सलाह दी है। इस पर नासा ने मुनीब को हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। मुनीब एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर और एथिकल हैकर हैं और उन्होंने इससे कबल भी अपील नामी कंपनी में भी डेटा लीक होने की खबर दी थी। मुनीब के मुताबिक आइंदा सालों में स्किल कोर्सेज का रुझान बढ़ेगा और डिग्रियों की अहमियत के बजाय स्किल पर ध्यान दिया जाएगा। मैं रिसर्च शुरू की थी सर 2-3 महीने पहले, तो उस पर जो उन्होंने जो उनका प्रोग्राम था अपना, तो वहाँ पे मैंने वो जो है देखा उनका प्रोग्राम क्या है, तो उस पर मैंने जो है टेस्ट करना शुरू किया। तो उसके बाद जब मैं उन पर टेस्ट कर रहा था तो वहाँ में जब मैं डीप में गया तो मुझे वर्नेबिलिटीज़ कुछ मिली जो कि नासा की थी, जो कि इंटरनल कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट डेटा था वो लीक हो रहा था पब्लिकली। तो वो सिर्फ वो लीक नहीं होना चाहिए था, वो जो है खाली एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन के थे या प्राइवेट जो उनके पास रहना चाहिए था। तो मैंने वो देखा, फिर उनको रिपोर्ट किया, एथिकली मैंने उनको रिपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जो साइबर सिक्योरिटी उनकी सिक्योरिटी टीम है उन्होंने टेस्ट किया। मैंने उनको फुल रिपोर्ट भेजा कि आप ये मतलब आपका फला है ये, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो और ये आप कर सकते। उन्होंने फिर वो देखा तो फिर उन्होंने वैलिडेट किया कि ये सचमुच हो रहा था हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन पे, वेबसाइट पे था, सिस्टम में। तो उसके बाद उन्होंने जो है ये एक्नॉलेज किया और मुझे हॉल ऑफ फेम में मेंशन किया। मुनीब, इससे पहले भी हमने बात की थी, जो हमारी वेबसाइट्स हैं ये तो अमेरिकन बेस्ड जो हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एप्पल की बात करें, हम नासा की बात करें, तो आप समझते हैं कि लूप होल्स हैं और कहीं पे भी बंदा जो है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो है लूप होल्स हमारे सामने आते हैं? जी सर, बिल्कुल सर। देखिए सर, मैंने इससे भी पहले आपको बोला है कि 100% सिक्योर कोई भी चीज़ नहीं है। जिस वक्त आप नेटवर्क में आते हो, ऑनलाइन आते हो, तो आप वर्नेबल हो जाते हो। देखिए, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, उनमें वर्नेबिलिटी लूप होल होते हैं, चाहे कितनी भी उन्होंने फिक्स किया हो। जैसे कि मैंने वो रिपोर्ट किया फिक्स, उसके बाद भी उनमें अभी भी वर्नेबिलिटी निकल रही है। देखिए, अभी जैसे कोड उन्होंने डेवलप किया था वेबसाइट को, अभी और एक चीज़ कोई इम्प्लीमेंट उन्होंने फंक्शन की, तो जैसे वो कोड किया तो उसमें जो है लूप होल रह जाता है। तो ये ना 100% सिक्योर नहीं होती है कोई भी चीज़। पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर मरहूम गुलाम हसन भट्ट की बरसी पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मंडीपुरा डूरू में एनसी की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इसकी सदारत एनसी लीडर सैयद तौकीर ने की। गुलाम हसन भट्ट की आवाम के तई खिदमात की काफ़ी सराहना की गई। भट्ट दहशतगर्दों की जानिब से बिछाई गई एक बारूदी सुरंग धमाके की जद में आकर जाँ बहक हुए थे।
साहब गुलाम हसन भट्ट साहब 2000 में शहीद कर दिए गए। 2000 में उनका 3.5 साल का टेन्योर रहा और आज भी आप डूरू जाएंगे तो आप हर जगह हर घर में गुलाम हसन भट्ट का नाम पाएंगे। देखिए उन्होंने तो बड़ी खिदमत की अपने कौम की, इसी वजह से आज इतने तादाद में लोग उनकी मज़ार पे फातह खाने के लिए जमा हो गए। वो नहायत ही शरीफ दयानतदार लीडर थे और हम सब के चाहते लीडर थे। देखिए जहाँ तक गुलाम हसन भट्ट साहब का ताल्लुक है, आज भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर लोग यही कहते हैं कि दूसरा गुलाम हसन भट्ट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जन्म नहीं ले सकता। हम कोशिश करेंगे उनके नक्शे कदम में चलने की। गुज़िश्ता हफ्ते हटियारा अवंतीपुरा में कश्ती डूब जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। लाशों को जिला इंतजामिया पुलवामा ने एयरलिफ्ट करके इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया है। तहसीलदार पामपुर मलिक आसिफ ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बाकी महकमों ने दिन रात मेहनत करके लाशों को बाजियाब करने में कलीदी रोल अदा किया। आप लोगों को पता है कि 8 मई 2024 को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हटियारा लतपुरा में। उसमें 8 नॉन लोकल्स और 1 लोकल था जो बोट कैप्साइज हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली उसमें 2 लोकल्स मिसिंग थे, बाकियों को रेस्क्यू किया गया था। 8 तारीख में को इंसिडेंट हुआ था एंड उसके बाद जो हमारे रेस्क्यू टीम्स हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या हमारी मार्कोस की टीम थी और जो लोकल्स थे उन्होंने भी हेल्प किया हमें उनको रिट्रीव करने में। फाइनली बॉडीज को, एक बॉडी जिसका नाम था रवि प्रकाशा, 5 दिन के बाद उनको हमने रिट्रीव कर दिया 13 मई को और 14 मई को दूसरी बॉडी जिसका नाम था हिमांशु कुमार, उनको रिट्रीव किया एंड फाइनली आज 15th ऑफ मई हमने डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने इलेक्शन लड़ने से मुतालिक जमात इस्लामी के बयान का खैर मकदम किया है। जमात इस्लामी की तरफ से एक बयान सामने आया है कि वो तैयार हैं अपनी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को छोड़ने के लिए और मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए, यहाँ तक कि वो चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या अच्छी बात है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज देखें, जम्मू कश्मीर में हमारी जो सबसे बड़ी मुसीबत आज है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट कहती है हमने बहुत कुछ यहाँ जम्मू कश्मीर में किया। मैंने कहा बहुत कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, कुछ किया, लेकिन बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। थोड़ा ये हो गया कि मिलिटेंसी कम हो गई, वर्क कल्चर, गवर्नर साहब को बधाई देता हूँ कि वर्क कल्चर उन्होंने ठीक किया। यहाँ टाइम से लोग आज जाते हैं, टाइम से लोग वापस आते हैं। वो दूसरी बात है कि वो मुलाजिम खुश नहीं है, क्योंकि कश्मीर में कोई काम, मैंने खुद वर्क कल्चर यहाँ देखा है, तो वो सब चीज़ में खुश थे, लेकिन सिर्फ काम क्यों करवाया जाता है उनसे, वो उसमें खुश नहीं रहते थे। जब तक हर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल मेन स्ट्रीम में नहीं आए तो जम्मू कश्मीर में अनसर्टनिटी बराबर जारी रहेगी। और